Hello, class 8th. Welcome back. We are doing the third chapter of chemistry. इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स. अब हम इसके फिफ्थ लेक्चर पे आ गए हैं एंड वी हैव डन बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी आर डूइंग दिस सेपरेशन की कुछ मिक्सचर्स हैं उसमें या तो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है या सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है या दो लिक्विड्स का मिक्सचर है. तो हाउ विल वी सेपरेट देम. तो लास्ट लेक्चर में वी हैड टॉक्ड अबाउट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. यू मस्ट हैव वॉच्ड इट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स कि अगर एक सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उन्हें हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं. तो इसमें अलग अलग मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं. अब इसमें एक और चीज़ है कि आपको पहले तो ये देखना है कि सॉलिड जो है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है. अगर इनसॉल्युबल है तो उसको सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर वो लिक्विड कंपोनेंट में सॉल्युबल है देन वी हैव टू यूज़ डिफरेंट मेथड्स. तो स्टार्ट करते हैं. 5 या 6 मेथड्स ही हैं. जैसे कि फर्स्ट जो सॉलिड सॉलिड था उसमें भी 6 मेथड्स है. नाउ ऑल्सो लेट अस स्टार्ट. So different methods can be used for separating the components of solid liquid mixtures. The method which is to be used depends upon whether the solid is soluble or insoluble in the liquid component. उसी हिसाब से हम मेथड डिसाइड करेंगे. तो फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन दीज टू प्रोसेसेस गो हैंड इन हैंड टुगेदर, मतलब इकट्ठे ही होती हैं. ये क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिक्विड जिसमें वो डिजॉल्व है उससे वो हैवी हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं उस लिक्विड के बॉटम में सेटल हो जाते हैं. जैसे आप पानी में रेत को मिला दीजिए, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, तो सैंड हेवियर होती है तो सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम. आप वाटर को डिस्टर्ब मत करिए, सैंड अपने आप नीचे बैठ जाएगी और उसको ऊपर से आप धीरे से ऊपर के वाटर को पोर कर सकते हैं उस वेसल को टिल्ट करके, और सैंड आपकी नीचे ही रहेगी, आपको ऊपर से साफ पानी मिल जाएगा. क्ले में भी ऐसे होता है, मिट्टी को घोल दो आप पानी में और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो वो इट विल ऑल्सो सेटल डाउन एट द बॉटम. तो ये जो तरीके हैं यही मेथड्स हैं सेपरेशन के. तो अब हम देख रहे हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है. सेडिमेंटेशन क्या है, जो हैवी पार्टिकल, जैसे हमने सैंड एंड वाटर को मिक्स किया तो सैंड बीइंग हैवी इट्स पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. ठीक है, डिफरेंस समझना कि क्या किस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम. सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जहाँ पे कि लिक्विड सॉलिड मिक्सचर रखा है हमने, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन हो गया है तो जो नीचे जो चीज़ बैठ जाती है उसको हम, जो सॉलिड कंटेंट जो बैठ गया है या सॉलिड फेज मिक्सचर का जो बैठ गया है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट, और जो ऊपर क्लियर लिक्विड रह जाता है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट. दैट इज नोन एज सुपरनेटेंट. अब एक और प्रोसेस है इसी में सेडिमेंटेशन के साथ डिकेंटेशन इन्वॉल्व है. डिकेंटेशन क्या है कि हमारा जो सॉलिड नीचे बैठ गया, ऊपर लिक्विड फेज रह गया है, तो अब हम क्या करेंगे उस लिक्विड को सेपरेट आउट करेंगे, उसको एक सेपरेट कंटेनर में पोर आउट कर लेंगे. तो जो पोरिंग आउट है, द पोरिंग आउट दैट पर्टिकुलर लिक्विड फेज फ्रॉम दैट सेडिमेंटेड मिक्सचर जो भी है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस, दीज प्रोसेस गो हैंड इन हैंड. अब हम थ्योरी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार. क्या दे रखी है आपकी बुक में, इसमें दे रखा है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट आर हेवियर देन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. फाइन. दस इट इज यूज्ड टू सेपरेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सेपरेट कर रहे हैं. अब फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, द सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया. ये देखिए सेडिमेंटेशन की फिगर दे रखी है. देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन बीकर ए बीकर में मिक्सचर है सैंड एंड वाटर का, और बी बीकर ये है, इसको हमने मान लिया. देखिए इसमें सेडिमेंटेशन हो गया, ऊपर आपको क्लियर वेट वाटर मिल गया जिसको हमने सुपरनेटेंट बोल दिया, और नीचे आपको सैंड मिल गई विच इज द सेडिमेंट. So the solid, the heavier insoluble particles that settle down at the bottom of the liquid are called sediment, and the clear liquid above the sediment is called the supernatant. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इन टर्म्स को. टर्म्स के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए. द सुपरनेटेंट can be easily separated by pouring it into another vessel, और ये जो process है, the process of pouring out a clear liquid from the vessel after sedimentation without disturbing the sediment is known as decantation.
ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही दे रखा है। अब इसी को इन्होंने एक एक्टिविटी की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। जो अभी हमने डायग्राम देखा, फिगर देखी थी, वो इस एक्टिविटी की फिगर थी। इसका एम क्या है? टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। थिंग्स नीडेड या apparatus रिक्वायर्ड या मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या है आपके? 2 बीकर्स, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर एंड अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड क्यों? डिकेंटेशन में हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, वाटर उसके थ्रू आता है तो धीरे धीरे क्लियर वाटर आ जाता है। मेथड, टेक द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन अ बीकर। एक बीकर लिया आपने, उसमें सैंड एंड वाटर का मिक्सचर पोर कर दिया। उस मिक्सचर को यू लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, मतलब आप टाइम दीजिए उसको, सैंड को नीचे बैठने के लिए टाइम दीजिए। सो अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। pour the clear water into another beaker gently with the help of a glass rod without disturbing the sediment। फिर धीरे धीरे उसको pour out कर लीजिए आप। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब आप इस मिक्सचर को स्टैंड करते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं अनडिस्टर्ब, सो यू ऑब्जर्व दैट द हेवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर एंड द क्लियर वाटर लाइज अबव द सैंड। और ये प्रोसेस जो है, ये वाली जो चीज़ हो गई है ना, अब ये सेडिमेंटेशन हो गया, उसके बाद हमने डिकेंटेशन कर दिया। व्हेन ऑल द क्लियर वाटर हैज़ बीन पोर्ड इन अनदर बीकर ओनली सैंड इज लेफ्ट बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। कंक्लूजन क्या है हमारा यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को करने का, या एक्टिविटी करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला? दैट सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर फर्स्ट बाय सेडिमेंटेशन एंड देन बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो आप ध्यान रखिएगा कि सेडिमेंटेशन क्या है और डिकेंटेशन क्या है, एंड दीज टू प्रोसेस गो हैंड इन हैंड। ओके, तो ये पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है कि हमारे पास एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमें उन दोनों को सेपरेट करना है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम उसमें एक तीसरा कंपोनेंट ऐड कर देंगे, जो कि हमें उन सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट आउट करने में हेल्प करेगा, या जो सॉलिड उसमें डिजोल्व है लिक्विड में, उसको सेपरेट आउट करने में, फेज आउट करने में हेल्प करेगा। तो ये जो हम थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, कैटलिस्ट ऐड करते हैं किसी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इधर उसका हम रेट इंक्रीज करते हैं या रेट डिक्रीज करते हैं, तो उसके लिए हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एक चीज़ यूज़ करते हैं जो कि उसके पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करती है, तो और खुद इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ऐसे ही लोडिंग जो है, लोडिंग में भी हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जो कि मिक्सचर को सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है। सो लोडिंग क्या हो जाएगी? लोडिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस लाइक एलम, एलम जो फिटकरी होती है घर में हम यूज़ करते हैं, इट इज़ एडेड टू द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड टू हेल्प द फाइन सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन फास्टर। तो इससे बहुत जल्दी ये सेटलिंग हो जाती है। ओके, सो दैट इज लोडिंग। एग्जाम्पल दे रखा है आपको। फॉर एग्जाम्पल, वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर आर मेड टू सेटल डाउन फास्टर बाय एडिंग एलम इन पाउडर्ड फॉर्म। अगर हम क्ले और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं, क्ले डिजॉल्व है, उसमें हमने एलम की क्रिस्टल्स जो उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके एड ऑन कर दिया, तो इट विल बी वेरी इजी टू सेपरेट दोज टू फेजेस, सेपरेट आउट फेजेस ईजी हो जाएगा। सो दैट प्रोसेस नोन एज लोडिंग। तो इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अब तक आपने ये नहीं पढ़ा था। नाउ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ सिंपल प्रोसेस कि आपके कोई चीज़ें डिजॉल्व हैं, आप सिंपल उसको, सॉलिड लिक्विड में कुछ चीज़ डिजॉल्व है, आप उसको सिंपल एक स्ट्रेनर के थ्रू पास आउट कर लीजिए एंड इट विल बी फिल्टर आउट। तो जो रह जाएगा, जो क्लियर लिक्विड जो फिल्टर के थ्रू पास आउट हो जाएगा, स्ट्रेनर के थ्रू पास आउट हो जाएगा, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो रह जाता है, जो फिल्टर पेपर पे या जो आपका स्ट्रेनर है उसमें रह जाता है, दैट इज़ रेजिड्यू। ये चीज़ हम डेली यूज़ करते हैं, मम्मी चाय बनाती हैं तो चाय को स्ट्रेनर में यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ द थिंग। जो चाय पत्ती रह जाती है, जो कंटेंट रह जाता है आपकी चाय की सीव में, छन्नी में, दैट इज़ योर रेजिड्यू हो जाता है। और जो चाय निकल के आती है जिसको हम पीते हैं, दैट इज़ द फिल्ट्रेट। ओके, तो अब इसको देखते हैं डेफिनेशन इसकी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्टर कैन बी ऑफ एनी काइंड, किसी भी चीज़ को आप फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं, मेटल स्ट्रेनर्स यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक स्ट्रेनर्स यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन इवन यूज़ क्लोथ्स। कपड़े जो होते हैं, कॉटन के क्लोथ्स हैं विच हैव पोर्स, जिनके बड़े होते हैं, हम चीज़ बनाते हैं ना घर में, पनीर बनाते हैं, तो तब भी हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो यू कैन इवन यूज़ क्लोथ्स टू स्ट्रेन आउट थिंग्स सच मिक्सचर्स। सो आपको भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिल्टर पेपर, चारकोल एंड अ लेयर ऑफ सैंड कैन बी यूज एज फिल्टर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सैंड की लेयर भी यूज़ करते हैं, मतलब क्या करते हैं, एक कंटेनर लिया और इसमें ना सैंड फिल कर देते हैं, जैसे इस पूरे एरिया में सैंड फिल कर दी,
और फिर क्या होगा, यहाँ से आपको कोई चीज़ पोर करनी है तो ये सैंड जो है वो सारी इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको जो यहाँ पे नीचे जो मिलेगा लिक्विड वो प्योर लिक्विड मिल जाएगा। तो ऐसे ही चारकोल को भी यूज़ करते हैं सैंड की जगह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। नाउ द क्लियर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर दैट पासेस थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। मतलब जैसे हमने चाय पी तो जो चाय जो छन के आ गई, जो हम चाय छान रहे हैं, जो हमारी टी है वो दैट इज़ अ फिल्ट्रेट, और जो छन्नी में जो पत्ती रह जाती है दैट इज़ द रेजिड्यू। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड द रेजिड्यू। तो ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट ड्यूरिंग लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज यू डू टेंड टू फॉरगेट। अच्छा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का एक डायग्राम दे रखा है कि देखिए मिक्सचर है और ये मिक्सचर को इन्होंने थोड़ी देर रखा ताकि वो सेटल हो जाए इम्प्योरिटीज़, एंड उसके बाद उसको ग्लास रॉड की हेल्प से फनल के थ्रू पोर करें। फनल में फ़िल्टर पेपर की कोन बना के रखे हुए, फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके ऐसे बना लेते हैं ना, एक कोन आइसक्रीम की कोन जैसी होती है, उसको फंसा दिया है। अब यहाँ पे जो इनसॉल्युबल रेजिड्यू है वो फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएगा, यहीं पे फनल में रह जाएगा, और जो फिल्ट्रेट है वो क्लियर हमें लिक्विड मिल जाएगा एज फिल्ट्रेट। The process of filtration can be used to separate clay and water, chalk and water, sawdust and water. मतलब water में जो insoluble impurities हैं उनको separate out करने के लिए we can use the process of filtration. Next method जो है that is your centrifugation. Centrifugation क्या है कि आप एक लिक्विड और सॉलिड फेज को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको आप बहुत हाई स्पीड की किसी मशीन में रोटेट कर दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर दीजिए, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन में होता है, जिससे तभी तो डर्ट के पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या मेथड है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब हमें डिफरेंट फेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं तो हम स्ट्रेन नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, सेडिमेंटेशन नहीं कर सकते, डिकेंटेशन नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल मशीन यूज़ करेंगे, स्पेशल अपैरेटस यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, और ये इस मेथड को क्या बोलते हैं, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। आप एक मशीन में जो भी आपका लिक्विड है, जहाँ पे कि आपको फेजेस को सेपरेट आउट करना है, कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है, उसको हम पुट कर देते हैं एंड इट इज़ रोटेटेड एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड। तो जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। यही हम दूध की डेयरीज़ में, मिल्क की जो डेयरीज़ होती हैं उसमें बहुत यूज़ होता है ये मेथड। छोटी छोटी वायल्स में या बॉटल्स में, बड़े कंटेनर्स में भी मिल्क को डाल देते हैं, सेंट्रीफ्यूज में उसको रोटेट करते हैं, तो क्या होता है कि वो क्रीम सेपरेट आउट हो जाती है, मलाई जो है दूध की वो सेपरेट आउट हो जाती है। तभी तो हमें जो दूध मिलता है ना अमूल का, फुल क्रीम, हाफ क्रीम, टोन्ड, तो वो इस तरीके से कि उसकी क्रीम सेपरेट कर देते हैं वो। इन चीज़ों को हम लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लैब में कोई सेल है या कोई चीज़ है, उसकी कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं कि किस स्पीड पे कौन सा कंपोनेंट सेपरेट आउट हो रहा है, उसको ध्यान रखते हैं फिर हम। सो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने कि द मिक्सचर इज प्लेस्ड इन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। ऐसे ना एक राउंड प्लेट होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, और उसमें ना यहाँ पे ऐसी ट्यूब्स होती हैं सर्कुलर, यहाँ पे सॉकेट्स बने होते हैं जिनमें कि ट्यूब्स रखी होती हैं, और इन ट्यूब्स में हम डाल देते हैं अपना मटेरियल जो भी हमें सेपरेट आउट करना है जिसको, फिर ये पूरी प्लेट जो है वो बहुत फास्ट स्पीड पे रोटेट करती है and their phases separate out. So the mixture is kept in centrifuge tubes. These tubes are kept in the centrifuge machine and rotated at a very high speed. ये labs में, अच्छी labs में present होगी, सारे schools में तो नहीं होती है ये, लेकिन कुछ अच्छे labs जो होते हैं उनमें ये present होती है। In dairies, cream is separated from milk by this method. Milk is rotated at a very high speed in the centrifuge machine. Cream, being lighter than milk, floats on the top of the milk and it is separated out. Next, evaporation भाई ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। कि क्या है कि एक लिक्विड जो है अगर हम उसको हीट करें तो वो अगर वेपरस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, तो दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। दिस मेथड इज यूज टू ऑब्टेन अ सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर इन लिक्विड। अब ऐसा कोई लिक्विड है जैसे कि शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन है या सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन है, उनको हमें सेपरेट आउट करना है। अब एक ही फेज है, घुल गया, नज़र तो आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको
एक वेसल में लेके हीट करना शुरू करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जो सॉलिड कंटेंट था, जो डिजॉल्व था, जो सॉल्ट था या शुगर था, जो भी था, इट विल बी लेफ्ट आउट इन योर वेसल. तो दिस इज नोन एज evaporation. सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर at temperature below its boiling point on heating or on exposing to air or sun is called evaporation. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. एंड सोल्यूशन, इसमें क्या करते हैं कि सोल्यूशन इज हीटेड टू इवेपोरेट द लिक्विड फ्रॉम द सोल्यूशन. व्हेन होल ऑफ द लिक्विड गेट्स इवेपोरेटेड द सॉलिड सब्सटेंस इज लेफ्ट बिहाइंड, और वो हमारा सेपरेट आउट हो जाता है. नेक्स्ट इज, अच्छा इसके एग्जाम्पल दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेटिंग इट अंडर द हीट ऑफ द सन. जो नमक बनता है तो समुद्र से पानी लाके उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट नीचे रह जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन. अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस हमें प्योर फॉर्म में चाहिए तो हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं. जैसे कि मिश्री बनती है, मिश्री खाते हो ना आप लोग घर में, तो क्या होता है कि हमें जिसके भी क्रिस्टल्स चाहिए, हम थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसमें उसको जो सब्सटेंस है जिसके हमें क्रिस्टल्स चाहिए उसको डिज़ोल्व करते जाते हैं. और जब आप डिज़ोल्व करते जाओगे और उसको जितना नॉर्मल टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको आप हीट करिए, लिक्विड को हीट करिए, तो और आप डालेंगे सॉल्ट तो और ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा, थोड़ा सा और हीट करिए. तो जब तक वो डिज़ोल्व हो रहा है तब तक उसको डिज़ोल्व करिए एंड देन फिर उसको कवर करके ठंडा करते हैं. तो जो क्रिस्टल्स हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉलिड है वो हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाता है. तो वही प्रोसेस दे रखे, देखिए क्या दे रखा है थ्योरी में. The process of separating a pure substance in the form of crystals from its hot saturated solution by cooling is called crystallization. Saturated solution क्या होता है? Saturated solution का मतलब ऐसा solution कि अब इसमें हम और solid dissolve नहीं कर सकते हैं. जैसे suppose आपका एक ग्लास पानी है, ठीक है, यहाँ पे ये एक ग्लास पानी है, 100 ml है, सपोज दिस इज 100 ml वाटर. अब आपने इसमें 100 ml वाटर क्या होता है, करीब एक ग्लास से थोड़ा कम हो जाएगा. एक ग्लास जो है दैट इज़ अराउंड 125, डिपेंडिंग ऑन द ग्लास के साइज़ पर डिपेंड करता है. तो हम 100 ml ले रहे हैं, ठीक है. अब 100 ml में हमने शुगर डिज़ोल्व करनी शुरू की. कितनी स्पून आ गई? एक आ गई, दो आ गई, तीन आ गई, चार आ गई, सपोज 5 स्पून डिज़ोल्व कर दी, 6 7 8 9 10 भी डिज़ोल्व कर दी, हमने गर्म करके डिज़ोल्व कर दिया, हमने चलो 15 भी कर ली, 11 12 13 14 15. अब क्या इसके बाद भी चीनी क्या घुलती जाएगी? नहीं घुलेगी. एक टाइम ऐसा आएगा कि इट विल स्टॉप बीइंग डिज़ोल्व्ड, डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी. तो वो जो सिचुएशन है जहाँ पे कि फर्दर अब हम सॉलिड को डिज़ोल्व नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर लिक्विड में, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि यहाँ पे अब ये जो सॉल्यूशन है हमारा है, दिस इज़ फुली सैचुरेटेड. अब इसमें हम और सॉलिड को ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं कि पहले हमने ठंडे पानी में ऐड किया, फिर गर्म किया, फिर उसको बॉईल किया, तो और ऐड होती जाएगी चीनी. लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आप कितना भी बॉईल कर लो पानी को, उसमें सॉलिड जो है वो शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी. तो उस पॉइंट पे वी कॉल इट सैचुरेटेड सोल्यूशन, जहाँ पे कि अब और सॉलिड को हम ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट अ प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इसको हम जब ठंडा करेंगे तो हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. नाउ कैसे होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग वन क्रिस्टलाइन एंड अदर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. अगर अब हमें ऐसा एक मिक्सचर दे दिया है जिसमें कि एक सब्सटेंस क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन है, मतलब उसके क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, उनको डिसॉल्व करोगे तो क्रिस्टलाइन वाला जो है क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, जो नॉन क्रिस्टलाइन है वो सोल्यूशन में रह जाएगा. क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैव अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. क्रिस्टल क्या होता है? जहाँ पे कि पर्टिकुलर एंगल्स पे फैसेट्स होते हैं किसी सब्सटेंस के, जैसे कि क्रिस्टल जो है वो हेक्सागोनल भी हो सकता है, ऑक्टागोनल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, कैसे भी क्रिस्टल्स हो सकते हैं. और इनकी जो एजेस होती है ना, ये बड़ी शार्प होती है, मतलब वेल डिफाइंड होते हैं, क्रिस्टल की शेप्स होती हैं, ठीक है. यहाँ तो ये मैंने इतना सुंदर नहीं बनाया है. क्रिस्टल्स कैन बी स्क्वायर ऑल्सो, क्यूब्स होते हैं जो है ना, शुगर क्यूब्स होते हैं. तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के क्रिस्टल्स होते हैं. तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैव अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. इनके मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं. द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डन एज फॉलोज. अब इन्होंने एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. टेक अ सैम्पल ऑफ इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस. जो भी आपको दिया गया है सैम्पल जिसमें से आपको सॉल्ट को क्रिस्टलाइज आउट करना है, उस सैम्पल को लीजिए और
उसको थोड़े से पानी में डिसॉल्व कर दीजिए एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब उसमें कोई ऐसी इम्प्योरिटी जो कि घुली नहीं है, जो कि डिसॉल्व नहीं हुई है, इनसॉल्युबल है, उसको फिल्टर आउट कर दीजिए, रिमूव इट। Then heat the clear solution gently on a water bath till a saturated solution is obtained। अब उसको हीट करते रहिए till a saturated solution is obtained। इन्होंने क्या किया कि अब क्योंकि आपको एक गिवन क्वांटिटी दी गई थी तो इन्होंने पानी को कम करना शुरू कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि आप पानी आपका गिवन है अमाउंट और आप ऐड ऑन करते जाइए सॉलिड, लेकिन यहाँ पे हमें सॉलिड पर्टिकुलर अमाउंट में दे रखा है तो हम पानी को रिमूव कर देंगे, बात वही हो जाएगी। सो अब आप क्या करो कि पानी को इवेपोरेट करना शुरू करो। अब आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल गया है? पानी हमारा जितना ज़रूरी था उतना ही बचा, बाकी इवेपोरेट हो गई। कैसे पता चलेगा? दिस कैन बी चेक्ड बाय डिपिंग द ग्लास रॉड टाइम टू टाइम इन द सोल्यूशन। ग्लास रॉड को आप उसमें जो आप सोल्यूशन जिसको हीट करें ना उसको डिप कर करके देख लो। अगर ग्लास रॉड के सरफेस पे आपको फाइन क्रिस्टल्स से नज़र आने शुरू हो जाए, दैट मीन्स हमारे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। When you observe small crystals on the glass rod, the solution is saturated, then stop heating। तो आपका solution saturate हो चुका है, अब आप उसको heat करना बंद कर दीजिए। अब आप cover the solution with a filter paper, leave it undisturbed at room temperature to cool down slowly for a day। कम से कम 1 दिन या 2 दिन इसको हमें छोड़ना पड़ता है undisturbed, इसको हिलाते नहीं है। हिलाएंगे तो हमारी क्रिस्टल फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है। वी शुडंट डिस्टर्ब इट, तो बिल्कुल अलग कोने में रख के उसको छोड़ देते हैं। देन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म, इम्प्योरिटीज रिमेन डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। जो प्योर सब्सटेंस है उसको क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इम्प्योरिटीज जो है वो सोल्यूशन में रह जाती हैं। नाउ यू शुड सेपरेट द क्रिस्टल्स बाय फिल्टरिंग आउट द सोल्यूशन, और उसको आप ले लीजिए फिल्टर पेपर पे और फिर ड्राई करिए उसको, फिल्टर पेपर पे ही रख के ड्राई कर लिए क्रिस्टल्स को, और आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे प्योर सब्सटेंस के, जो भी आपने सॉल्ट वहाँ पे यूज़ किया था। Crystals of sugars, copper sulfate and common salt are obtained from the impure samples by the process of crystallization। ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स। शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C12H22O11 केन शुगर का फॉर्मूला होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। मैंने आपको बोला ना, साथ के साथ फॉर्मूले याद करते जाओगे तो आपको आसानी होगी। कॉमन सॉल्ट का तो आपको याद हो गया होगा अब तक। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। देन सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन दे रखे हैं यहाँ पे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द सोल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। मतलब अब इस टेम्परेचर पे हम और ज़्यादा सपोज हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं सोल्यूशन को और उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं, तो 50 डिग्री पे अगर हम कहें कि इस सोल्यूशन में हम और ज़्यादा सोल्यूट अब ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ सैचुरेटेड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हमने सपोज 50 से 100 किया तो हो सकता है और सोल्यूट थोड़ा बहुत ऐड ऑन हो जाए। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसकी जो सैचुरेशन की जो कंडीशन है, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद द टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपका जो लास्ट मेथड है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है कि इट इज़ द मेथड ऑफ गेटिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम इट सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन ऑफ द वेपर इन अनदर कंटेनर। मतलब कि क्या किया, अब हमें दो लिक्विड्स हैं वो मिक्स्ड हैं, अब हमें वो चाहिए, दोनों लिक्विड्स चाहिए, या सपोज हमें सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, हमें सॉलिड इवेपोरेट हो गया या लिक्विड इवेपोरेट हो गया, हमें वो लिक्विड चाहिए। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि सॉल्ट सोल्यूशन को अगर हम इवेपोरेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमने हीट किया, उसको इवेपोरेट कर दी, इवेपोरेशन की प्रोसेस यूज़ की तो लिक्विड वाटर इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट हमें ड्राई फॉर्म में मिल गया। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, तो ऐसी कोई प्रोसेस यूज़ करो जहाँ पे कि मुझे दोनों कंपोनेंट्स, दोनों फेजेस मिल जाए मिक्सचर के। इवेपोरेशन में तो वाटर इवेपोरेट हो गया, वो नहीं मिला, हमें सिर्फ सॉल्ट मिला, सॉलिड कंटेंट मिला, लिक्विड फेज इवेपोरेट हो गया। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे दोनों चाहिए, सॉलिड भी चाहिए, लिक्विड भी चाहिए, तो आप कौन सी प्रोसेस यूज़ करोगे? यहाँ पे इस कंडीशन में हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ योर डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव द सॉल्वेंट एज वेल एज द सोल्यूट। सो इट इज़ अ बेटर, ये हमारी जो इवेपोरेशन है उससे बेटर है क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों फेजेस मिल जाते हैं। डिस्टिलेशन इज़ अ बेटर मेथड ऑफ सेपरेशन दैन इवेपोरेशन। इन इवेपोरेशन वी कैन नॉट रिकवर द लिक्विड इवेपोरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन। इन डिस्टिलेशन वी कैन रिकवर बोथ द सॉलिड एंड द लिक्विड फ्रॉम द सोल्यूशन। ओके, ये समझ में आ गया आपको? नाउ डिस्टिलेशन की प्रोसेस कर रखे,
यहाँ पे मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि डायग्राम बनाने को आता है आपको। अच्छा, बस यहीं तक है हमारा, ये लास्ट है। इसके बाद लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम यहीं तक करेंगे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलेशन ऑफ टैप वाटर। इसके आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आएगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये आपको बनाने को आएगा या लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है देखो, मैं डायग्राम से ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एक ये आपका बंसन बर्नर हो गया, ये जो दिख रहा है पूरा। फिर ट्राईपॉड स्टैंड यूज़ किया है। देन दे हैव यूज्ड अ वायर गॉज। वायर गॉज क्यों यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था, टू डिस्ट्रीब्यूट द हीट इवनली, इवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे बीकर को, या जो भी हम कम वेसल हमारी हीट कर रहे हैं, क्रूसिबल है या बीकर है या फ्लास्क है, उसके पूरे जो सरफेस है उस पर हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एक पॉइंट पर फ्लेम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बंसन बर्नर की फ्लेम ना कॉन्सेंट्रेटेड होती है, एक पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट। दैट इज वाई वी आर यूजिंग वायर गॉज टू इवनली हीट द सर्फेस ऑफ द कंटेनर जो भी हम यूज कर रहे हैं। नाउ दे हैव यूज्ड अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो आपका राउंड बॉटम्ड फ्लास्क है, दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, टैप वाटर ले लिया है। दे हैव टेकन टैप वाटर इन इट। टैप वाटर में क्या करना है, इम्प्योरिटीज़ जो है टैप वाटर की वो रिमूव करनी है, तो टैप वाटर ले लिया। अब इसको अच्छा पहले देख लेते हैं पूरा सेटअप और क्या है। कॉर्क से इसका जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके माउथ को कॉर्क से बंद कर दिया। यहाँ पे एक थर्मोमीटर अटैच किया है, क्योंकि हमें टेम्परेचर नोट करना है, कितने टेम्परेचर तक हीट करना है। देन ये जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क था, इसकी नेक में एक ग्लास ट्यूब जा रही है, डिलीवरी ट्यूब जा रही है। अब ये जो डिलीवरी ट्यूब है, ये देखो, ये डिलीवरी ट्यूब है, ये ब्लू वाली ये डिलीवरी ट्यूब है। इसको हमने एक और कंपोनेंट से अटैच कर दिया है, जहाँ पे कि हम जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं। तो ये लीबिक्स कंडेंसर है ये, ठीक है। अब ये लीबिक्स कंडेंसर से अटैच किया है, ये क्या है, ये ग्लास ट्यूब है। इसका यहाँ पे ये वाइड माउथ है, और फिर ये इस तरीके की हो जाती है, देखिए। अब यहाँ पे है दो आउटलेट हैं। एक आउटलेट है, पहले ये वाला देखते हैं। एक आउटलेट है जहाँ से ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, इस लीबिक्स कंडेंसर के अंदर एंटर कर रहा है। और एक आउटलेट है, ये पूरे में घूमता है पानी। फिर ये जो गर्म पानी, गर्म आ रहा है ना, जो भी वेपर आ रहा है या जो भी आ रहा है इस राउंड बॉटम फ्लास्क से, उसको ठंडा करने में यूज़ होता है। तो ये पानी जब यहाँ पे आया टैप से, ठंडा पानी, तो इसने ये वाली जो ट्यूब है, इसमें से जो भी चीज़ पास ऑन हो रही है उसको ठंडा कर देता है। वेपर्स है ना, वेपर्स को कूल कर देता है। तो वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर यहाँ पे कलेक्टिंग फ्लास्क में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर का वेपर है, वो इकट्ठे हो गए। तो अब ये जो है कोल्ड वाटर, ये क्या काम कर रहा है, इसका मतलब कोल्ड वाटर का काम है, ये जो लीबिक्स कंडेंसर के बीच में से जो ट्यूब जा रही है ग्लास की, इस केस में जो भी वेपर है उनको कूल करना, ताकि वो कंडेंस हो जाए और नीचे हमारे जो फ्लास्क है उसमें कलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर एंटर होता है, इस ग्लास की ट्यूब में रोटेट करता है और फिर बाहर निकल जाता है। और वो जब बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई होता है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर विच इज़ एंटरिंग दिस लीबिक्स कंडेंसर, क्योंकि वो उसको जो इसकी हीट ले लेता है, जो वेपर्स आ रहे हैं उनकी हीट ले लेता है, उनको कूल डाउन करता है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली हमारी हो रही है, ठीक है। और कुछ रह गया इसमें समझाने को? नो। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। द टैप वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट्स इज प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। टैप वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं, मतलब टैप वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सॉल्ट्स जो हैं वो यहीं पे रह जाएंगे। सॉल्ट्स जो हैं वो राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रह जाएंगे, दे विल नॉट इवेपोरेट आउट। लिक्विड कंपोनेंट जो है वो इवेपोरेट होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर्स यहाँ आएंगे, वेपर्स यहाँ पे कंडेंस होंगे, एंड देन दे विल बी कलेक्टेड हियर, ठीक है। डिस्टिल वाटर हमें मिल जाता है इस तरीके से। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स दैट आर कंप्लीटली मिसिबल and have a considerable difference of about 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टिलेशन की, इस प्रोसेस को हम सॉलिड लिक्विड को तो यूज़ सेपरेट आउट करने में यूज़ कर सकते हैं, हम दो लिक्विड्स को भी सेपरेट आउट करने में यूज़ कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं। सपोज कोई दो लिक्विड्स हैं जिसका कि एक का बॉइलिंग पॉइंट है 75 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 125 डिग्री सेंटीग्रेड, या मे बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होगा क्या कि जब हमने यहाँ पे हीट करना शुरू किया, अब मैं ये सब ज़रा हटा दूँ, है ना, ताकि आपको अब नज़र आए कि मैं क्या कह रही हूँ।
ओके। अब सपोज़ मैंने वो जो हमारे कंपोनेंट्स थे उनको हमने यहाँ पे हीट करना शुरू किया, तो एक जो कंपोनेंट था जो जिसका कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट था, जिसका 75 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट था, वो पहले इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। वो यहाँ पे आएगा, यहाँ के थ्रू यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, 75 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पहले आ जाएगा। अब ये जब कलेक्ट हो गया पूरा, उसके बाद आप ये फ्लास्क जो है इसको आप चेंज कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, दूसरा फ्लास्क लगाइए, और जब टेम्परेचर आपका 125 डिग्री पहुंच जाएगा तो जो सेकेंड वाला लिक्विड है अब वो बॉइलिंग होना शुरू होगा, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर वो कंडेंस होकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से अगर दो लिक्विड्स हैं जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 25 और मोर, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 25 से कम में क्या होता है कि वो फेज आउट नहीं कर पाते हैं, दोनों लिक्विड्स का मिक्सचर मिल जाएगा आपको। तो they you need to have a difference of 25 degrees centigrade or more in their boiling points, then only you can use the process of distillation for separating out two liquids. अब एक और प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को जब सेपरेट करेंगे तब पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी हम सॉलिड लिक्विड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, मतलब कि मैं ऐसा ट्राई करूँगी कि कैसे आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। तो आप प्लीज़ देखिए वीडियो को, लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कीप ऑन स्टडिंग, लर्न वेल, स्टडी वेल एंड बी हेल्दी। टेक केयर।